चैप्टर नंबर 24 पढ़ रहे थे जो ब्लड सर्कुलेटरी ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्लड कार्पोसल्स, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का अध्ययन अपन ने कर लिया था। नंबर 3 आती है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स में जो होती हैं ये सबसे छोटे आकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनका आकार। आकार ये होता है इनका 2 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर इनका आकार होता है। उसके पश्चात आती है संरचना या आकृति। इनकी जो आकृति होती है वो होती है प्लेट समान या डिस्क के समान होती है। ठीक है, नंबर 3 है संख्या। एक व्यक्ति के अंदर जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी या mm³ होती है। ठीक है, नंबर 3 नेक्स्ट है भाई इनका निर्माण शरीर के अंदर कहाँ होता है। तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो होता है रेड बोन मैरो के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। उसके बाद विघटन, विघटन का मतलब नष्ट होना। जो मृत जो प्लेटलेट्स होती है उनका जो विघटन होने का जो कार्य है वो शरीर में कहाँ पर होता है। तो प्लेटलेट्स का जो विघटन है वो यकृत व प्लीहा के अंदर प्लेटलेट्स का विघटन होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लेटलेट्स का शरीर के अंदर कार्य क्या होते हैं। तो प्लेटलेट्स हैं ये चोट लगने पर, जो घाव के ऊपर जो चोट लगती है तो रक्त बहता है, तो रक्त को रोकने के लिए जो थक्का बनता है उस रक्त के थक्के का जो निर्माण है, रक्त का थक्का बनाने, थक्के का जो निर्माण है वो किया जाता है प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इनका जीवन काल, यानी ये कितने दिन जीवित रह सकती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो होता है 5 से 7 दिन। ठीक, ये तो थी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था ब्लड। ब्लड को 2 भागों में डिवाइड किया था, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है रक्त का कार्य या रक्त के कार्य। शरीर के अंदर रक्त क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या उनका कार्य होता है। ठीक है, सबसे पहला जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास जाती है, जो वायु है वो जाती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर से, इन फेफड़ों से समस्त कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जाता है रक्त के द्वारा। जैसे रक्त के अंदर पाई जाती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन के बंधन स्थल पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने के स्थान उसके ऊपर उपस्थित होते हैं। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तथा रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने का कार्य करता है, सप्लाई करने का कार्य करता है। सेकंड कार्य है CO2 का परिवहन। ठीक है, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में अपशिष्ट, जो कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाओं के दौरान CO2 का निर्माण होता है। CO2 एक अपशिष्ट पदार्थ है। अब इस CO2 को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होने के पश्चात कोशिकाओं के अंदर CO2 इस दोबारा हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है उसको बोलते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। ये कार्ब हीमोग्लोबिन कोशिकाओं से फेफड़ों तक
CO2 का परिवहन करने का कार्य करते हैं और वह श्वास के माध्यम से CO2 को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य है ब्लड का, वह है भोज्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है, पाचन की क्रिया है ये आहारनाल में होती है और आहारनाल के आंत्र भाग के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है या पचित जो भोजन है उसका अवशोषण किया जाता है। आंत्र भोजन का अवशोषण करके वो उस भोज्य पदार्थों को रक्त वाहिनियों तथा लसिका वाहिनियों के अंदर डाल देती है। वहां से जो रक्त वाहिनियों के अंदर उपस्थित जो रक्त है, इन भोज्य पदार्थ को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक प्रवाहित करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य है वह उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन है इसका भी रक्त के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कोशिकाओं में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं तो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल। यूरिया व यूरिक अम्ल को कोशिकाओं से रक्त के द्वारा जो शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का जो कार्य है, ये परिवहन करने का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा किया जाता है। यूरिया को किडनी तक पहुंचाता है वो रक्त ही पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोनों का परिवहन। कुछ ग्रंथियां होती हैं जैसे बहिर्स्रावी ग्रंथि जो अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से उत्सर्जित कर देती है, जबकि कुछ अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, जो अपने द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनको लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो रक्त के द्वारा किया जाता है। उन हार्मोनों को की शरीर में जहां जरूरत होती है इनको ग्रंथियों से वहां लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य रक्त ही करता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट पदार्थों का, नेक्स्ट है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण का जो रक्त है अपने जो शरीर का जो निश्चित तापमान है जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, उसको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो भी रक्त के द्वारा किया जाता है। और शरीर के अंदर जल व खनिज लवणों की निश्चित सांद्रता या निश्चित मात्रा बनाए रखने का जो कार्य है वो रक्त के द्वारा किया जाता है। ये तो थे रक्त के कार्य। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। ठीक है, सन 1900 ईस्वी से पहले जब कोई किसी रोगी को रक्त की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती थी, तो जो किसी व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था तो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों के अंदर रोगी की मृत्यु हो जाती थी, जिसके अंदर के जो रक्त वाहिनियां होती थी उसमें रक्त का स्कंदन होता था और रक्त का स्कंदन होने के कारण ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस कारण का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि भाई रक्त के अंदर उपस्थित जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर एक रसायनों का समूह पाया जाता है और उस रसायनों के समूह को नाम दिया प्रतिजन, तथा इन प्रतिजन के विपरीत प्लाज्मा के अंदर एक रसायनों का समूह पाया जाता है और उन्हें का प्रतिरक्षी। इन प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर ही रक्त को 4 समूहों के अंदर या 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, ए के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है वो होता है ए, बी के ऊपर एंटीजन पाया जाता है वो बी, ए बी के अंदर पाया जाता है वो ए बी, जबकि ओ के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, ए रक्त समूह के अंदर जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है वो होती है बी। ठीक है, बी रक्त समूह के अंदर जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है वो कौन सी है? ए, जबकि ए बी रक्त समूह के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो होती है, ए बी रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ओ रक्त समूह है इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है ए बी। ठीक है, उसके पश्चात अपन देखते हैं कि भाई
जो कौन सा रक्त है वो किस किस को, या कौन सा रक्त समूह है वो किस किस समूह को दे सकता है या किस किस समूह से ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, ए रक्त समूह की। ए रक्त समूह यानी सबसे पहले देखते हैं वो किस किस से ले सकता है। देखो जो ए रक्त समूह है वो एक तो किससे ले सकता है, ए से भाई ले सकता है जिसका रक्त समूह, जिस व्यक्ति का ए ही रक्त समूह है वो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति से तो रक्त ले ही सकता है, क्योंकि उसके पास साथ एंटीजन और एंटीबॉडी समान होंगी जो आपस में क्रियाएं नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इस ए वाले व्यक्ति को रक्त किसका दिया जाए, बी का रक्त देंगे तो आएगा कौन, प्रतिजन, और इस प्रतिजन का विरोध कौन करेंगी, प्रतिरक्षी। ठीक है, दे किसका रहे हैं अपन, बी का, और जा क्या कौन सा प्रतिजन रहा है, बी, और पहले से ही इस ए के पास कौन सा प्रतिरक्षी है, बी है। ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदित हो जाएगा, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए किसका नहीं ले सकता, बी का भी नहीं ले सकता। उसके बाद बात करें किसकी, एपी की। ठीक है, एपी का रक्त किसको देंगे, ए को। ठीक है, एपी के पास एंटीजन कौन से हैं, एपी। ठीक है, और जबकि ए के पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी, एंटीजन कौन सा जा रहा है, बी, और विरोध कौन से करेगी, एंटीबॉडी बी। ये आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए ये भी रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी। तो किससे नहीं ले सकता, एबी से भी नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद किसका देंगे, ओ का। ओ वाले व्यक्ति को किसको दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं, तो इसके पास एंटीजन अनुपस्थित है। अब इसके पास एंटीजन ही नहीं है, अब ये जो एंटीबॉडी है ये किसी का विरोध नहीं करेगी और रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं होगी, और रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं होने के कारण अपन किसका, ओ का एक को दे सकते हैं। ठीक है, तो किससे ले सकता है, ओ। ठीक है, उसके पश्चात किस पर आते हैं, बी पर, यानी बी किससे ले सकता है। ठीक है, बी एक तो स्वयं का ले सकता है, भाई बी किससे लेगा, बी से ले सकता है। ठीक है, अब बी को किसका देंगे, एक का। ठीक है, बी को दिया किसको, एक का। आने वाला एंटीजन कौन सा है, ए, इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए, दोनों आपस में क्रियाएं कर लेंगी और रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बी को किसको देके देखते हैं, एबी का। एबी का देंगे तो आने वाला जो एंटीजन है वो कौन सा होगा, एबी, और इसके पास साथ एंटीबॉडी इसके पास कौन सी है, ए है, और इसके पास एंटीजन भी ए है, दोनों क्रियाएं कर लेंगी और रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी। ये भी नहीं दे सकते। ठीक है, उसके पश्चात किसका देंगे, ओ का। ओ का देंगे तो इसमें के पास में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो ये जो एंटीबॉडी ए है ये किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकती है, किसी भी एंटीजन का विरोध, इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो विरोध ये करेगी नहीं, तो किससे ले सकता है, ओ से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 जो है कौन सा है, एपी। अब देखते हैं भाई एपी किस किस से ले सकता है। ठीक है, एक तो किससे लेगा भाई, एबी से। ठीक है, अब एबी को देंगे किसका, इसका। एक का देंगे, ए के पास एंटीजन कौन सा है, ए है, लेकिन इसके पास क्या अनुपस्थित है, एंटीबॉडी, तो आपस में रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं होगी, तो एबी किसका ले सकता है, एक का भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद बी है, बी के पास कौन सा एंटीजन है, बी है, इसके पास एंटीबॉडी अनुपस्थित है, तो बी का भी क्या ले सकता है। ठीक है, उसके पश्चात आता है ओ, और ओ के पास क्या नहीं है भाई, एंटीजन ही नहीं है, और इसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये आपस में क्रियाएं नहीं करेंगी, तो किससे ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन किसका, ओ का। तो भाई ओ किससे लेगा, एक तो ओ से। अब ओ को किसका देंगे, ए का दो। अब ए के पास एंटीजन कौन सा है, ए है, और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी उपस्थित है, ए उपस्थित होती है, दोनों आपस में क्रियाएं करेंगी और रक्त स्कंदन की क्रियाएं हो जाएंगी और रोगी की मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए ए का भी नहीं दे सकते। ठीक है, फिर किसका देंगे, बी का। बी का अगर देते हैं, इसके पश्चात एंटीजन कौन सा है, बी, और इसके पास कौन सा एंटीबॉडी है, बी है, ये दोनों आपस में क्रियाएं कर लेंगी और रक्त स्कंदन की क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद
ए बी की बात करें तो इसके पास ए बी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है, और इसके पास भी ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी है। ये दोनों आपस में क्रियाएं करेंगी और रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो न किसका ले सकता है, ए बी। तो ओ है, न तो ए का ले सकता है, न बी का ले सकता है और न ही ए बी का। तो किससे ले सकता है, केवल और केवल ओ से। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये किस किस को दे सकते हैं। ठीक है, तो ए है वो किसको दे सकता है, किस व्यक्ति को दे सकता है, भाई ए से ले भी रहा है तो ए को दे भी सकता है। तो किसको दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। उसके पश्चात ए है वो किसको दे सकता है, एक का ब्लड ग्रुप किसको देंगे, बी को देंगे। बी को देंगे तो इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए है, और इसके पास एंटीबॉडी ए है। दोनों आपस में क्रियाएं करेंगी और रक्त स्कंदन की क्रिया कर सकती हैं। तो एक को अपन बी को भी नहीं दे सकते हैं, ए बी को नहीं दे सकता क्योंकि नहीं, सॉरी एक मिनट, ए है वो ए बी को दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, केवल एंटीजन उपस्थित है। क्या अनुपस्थित है, एंटीबॉडी। आ क्या रहा है, एंटीजन। विरोध कौन करता है, एंटीबॉडी। तो दोनों आपस में क्रियाएं नहीं करेंगे, और दोनों आपस में क्रिया नहीं करने के कारण, यानी इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं तो क्रिया किसके साथ करेगी, और एंटीबॉडी नहीं है तो इस एंटीजन का कोई विरोध नहीं करेगा। और ये जो ए है वो किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसके पश्चात कौन सा आता है, ओ किसको दे सकता है, क्या देखते हैं भाई, ओ को ए से ले सकता है या ए ओ को दे सकता है। इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन। उपस्थित क्या है, एंटीबॉडी। आएगा कौन सा एंटीजन, ए। इसका विरोध कौन कर देगा, ए एंटीबॉडी कर देगी, जिससे रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी। इसलिए एक ओ को भी नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी। बी किसको दे सकता है भाई, एक तो बी वाले को दे सकता है। उसके पश्चात बी का अगर ए को देंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया कर लेंगी और रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बी का ए बी को देंगे, इसके पास एंटीबॉडी अनुपस्थित है, कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए बी ए बी को दे सकता है। अगर बी का ओ को देंगे तो ओ के पास दोनों ही एंटीबॉडी उपस्थित है, और दोनों एंटीबॉडी उपस्थित, लेकिन आने वाला प्रतिजन कौन सा है, बी, और बी भी आपस में क्रियाएं करेंगी और रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो बी है ये किसको, ओ को भी नहीं दे सकता। उसके पश्चात आता है नंबर 3 ए बी। ए बी है ये भाई किसको देगा, एक तो ए बी को देगा ही। ए बी है ये किसको दे, एक को देगा तो एंटीजन कौन से इसके पास दोनों ए और बी भी आपस में क्रिया कर लेंगे और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। अगर ए बी देता है किसको, बी को, तो इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए, तो इसके पास एंटीबॉडी ए है, दोनों आपस में क्रिया करेंगी और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसके पास पश्चात आता है ए बी किसको दे, ओ को। अगर ओ को देता है तो इसके पास दोनों के दोनों क्या है, एंटीबॉडी है, और ये दोनों के दोनों क्या है, एंटीजन है, दोनों आपस में क्रियाएं कर लेंगे। इसलिए ए बी केवल किसको दे सकता है, ए बी वाले ही रक्त समूह को ही दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओ है ये किसको दे सकता है भाई, ओ किसको दे सकता है, ओ को। ओ का रक्त समूह किसको देंगे, एक का। इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन। विरोध हमेशा किसका होता है, एंटीजन का होता है, और इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो न तो बी एंटीबॉडीज का विरोध करेगी, नहीं तो बी एंटीबॉडी विरोध करेगी, नहीं ए एंटीबॉडी विरोध करेगी, और न ही इसके पास तो एंटीबॉडी उपस्थित है ही नहीं। अगर ए को देंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी, तो किसको दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं। बी को देंगे तो भी कोई क्रिया नहीं होगी या रक्त स्कंदन नहीं होगा, बी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ए बी को देंगे तो इसके पास न तो क्या है, एंटीजन, और नहीं इसके पास क्या है, एंटीबॉडी, तो किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज अपन ने देखी, जो ए बी जो रक्त समूह है वो चारों रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, यानी ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, और बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है सर्वग्राही। ठीक है, जबकि ओ रक्त समूह है वो सभी ग्रुप वाले, सभी जो रक्त समूह है उनको दे सकते हैं। ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है,
बी को भी दे सकता है और ए बी को, इसलिए ओ को कहा जाता है सर्वैधात्म। ठीक है, अगर इस टेबल के विपरीत किसी व्यक्ति को, जैसे ए को बी का दे रहे हैं ऐसे, अगर टेबल के विपरीत ही क्रियाएं करके या किसी व्यक्ति को रक्त समूह दिया जाता है तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में चिपक जाते हैं और जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। और रोगी की मृत्यु होती है प्रतिजन और प्रतिरक्षी के चिपकने के कारण, जिस रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त स्कंदन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना।